हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस हम एसीएफ का सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पेपर 2 में लास्ट वीडियो में हमने जो है बायोलॉजी कवर की थी और जिसमें हमने देखा था जंतु पोषण के बारे में कि आखिर जंतु पोषण क्या है, उसके बारे में हमने जाना, भोजन के बारे में हमने जाना और जंतु पोषण के प्रकार हमने पढ़े, पोषण के प्रकार हमने पढ़े। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी से वो रहेगा प्राणी समभोजी पोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद जो एसीएफ के सिलेबस में है, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणी समभोजी पोषण के प्रमुख पद जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे, जो जैसे कि ये प्राणी समभोजी पोषण के प्रमुख पद, तो 5 ही पद है जो हमने ये देखा है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, यही तो पद है प्राणी समभोजी पोषण के। मतलब ये जो 5 पॉइंट जो कोई जीवधारी फॉलो करता है वो प्राणी समभोजी पोषण को भी फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जान लेते हैं कि प्राणी संपोषण क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में भी, बायोलॉजी की क्लास में भी पढ़ा था कि जब जीवधारी बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है, मतलब अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने का मतलब है अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिष्करण करता है, तो यह प्राणी संपोषण है। और इसके प्रमुख पद देख लेते हैं। तो प्रमुख पद वही हैं। तो पहला है अंतःग्रहण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंगेशन। इंगेशन क्या है? इंजेशन, जो भी हो आप जानते हैं। मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। खैर चलिए अंतर्ग्रहण देखते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा जीवधारी भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि शरीर के अंदर ही ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। और इस क्रिया में मुख, दांत, जीभ, हाथ, स्पर्शक, कूटपाद इत्यादि सहायता करते हैं। तो इस प्रक्रिया में मुख, दांत, जीभ, हाथ, स्पर्शक, कूटपाद इत्यादि सहायता करते हैं। मुख जिन जीवधारियों में मुख है, दांत है, जीभ है, हाथ है, उसमें वो सहायता करेंगे। जिसमें स्पर्शक है, कूटपाद है, उनकी सहायता से जो है अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे अमीबा ही देख लीजिए। अमीबा में जो है न तो मुख है, न तो दांत है, न जीभ है, न हाथ है, तो किनसे ग्रहण करेंगे? तो कूटपाद है, उनसे ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया अंतर्ग्रहण। आगे देखते हैं पाचन। पाचन इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। हाँ, ये वाला अच्छा से बोल लेता हूँ, डाइजेशन। तो पाचन हो गया डाइजेशन। जब जीवधारी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तो वह जटिल होता है, जिसका उपयोग कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इन पदार्थों को विभिन्न एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में पूरी होती है, जिसमें पाचक ग्रंथि, स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन का जो कॉम्बिनेशन, संघटक जो होता है वो बहुत जटिल होता है। उसका सीधा सीधा उपयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसको तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ेंगे कैसे? विभिन्न एंजाइम की सहायता से करेंगे। और हमारे शरीर में, अगर इंसानी शरीर की बात करूँ तो हमारे शरीर में HCl होता है, और अग्नाशय से भी एंजाइम जाता है, लीवर से भी एंजाइम जाता है। तो वो सब जो है तोड़ने का काम करता है। तोड़ने के बाद उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पाचन हो गया। आगे देखते हैं अवशोषण। पाचन प्रक्रिया से पचे भोज्य पदार्थ को आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। और आंत में जो है मुख्यतः छोटी आंत अवशोषित भोज्य पदार्थों को खून व लसिका में मिला देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पाचन तो हो गया। पाचन तो हो गया किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से, पाचक रसों के माध्यम से पाचन हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। जो बड़े जटिल पदार्थ थे वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल गया। अब इनका अवशोषण करना जरूरी है,
क्योंकि तभी तो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाएंगे। दूसरे भागों में जब पहुंचेगा तो शरीर का ग्रोथ होगा, ऊतकों का निर्माण होगा, वृद्धि व मरम्मत होगा, ये सब चीज़ें ही होगी ना। तो इसलिए अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे सबके बारे में, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है। पहले तो आज प्राणी संभोजी जो पोषण है उसका पद ही आज देख लेते हैं। तो छोटी आंत में अवशोषित भोज्य पदार्थ को खून व लसिका में मिला देते। तो अवशोषण कहाँ होता है? इससे पता चलता है कि अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में अवशोषण हुआ, उसके बाद अवशोषित करने के बाद किसको शोषित करेंगे? जो पाचन से जो ऊर्जा हमें अवशोषित की है उसको हम रक्त में मिलाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ही अवशोषित करेंगे। उसके बाद उसको खून में और लसिका में मिला देते हैं। तो ये अवशोषण की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद देखते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इसके बारे में देखते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। फिर कोशिकाएं अपने लिए नए उपयोगी पदार्थ जैसे जीव द्रव्य के प्रोटीन, वसा, लिपिड इत्यादि बनाती है, जिससे नया जीव द्रव्य बनता है और यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। देखिए, अब पाचन भी हो गया, अवशोषण भी हो गया, अवशोषण के माध्यम से वो खून में भी चला गया, अब खून के माध्यम से बहुत सारे शरीर के विभिन्न भागों में भी चला गया। अब शरीर के विभिन्न भागों में चला गया मतलब ऊतकों में चला गया। अब ऊतकों में क्या होता है? इसका उपयोग होता है, ऊर्जा का जो हमने अवशोषण किया है उसका उपयोग होता है। तो उपयोग क्या होता है? तो जीव द्रव्य के जो प्रोटीन है, वसा है, लिपिड जो है, इन सब चीज़ें का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, अर्थात नया जीव द्रव्य बनता है। इसलिए यह प्रक्रिया जो है स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण से आप समझ लिए कि नए जीव द्रव्य का बनना, जो अवशोषित पदार्थ अवशोषण किया है हमने, उन अवशोषण पदार्थ से जो है नए जीव द्रव्य का बनना जो है स्वांगीकरण है। आगे देखते हैं बहिष्करण, ईजेशन बोलते हैं बहिष्करण को इंग्लिश में। तो ग्रहण किए भोज्य पदार्थ में पचित भोज्य पदार्थ का शरीर में उपयोग कर लिया जाता है। जैसा कि हमने देखा, पचित भोजन का हमने पाचन किया, फिर अवशोषण किया, फिर विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया जिसका उपयोग हमने किया। लेकिन अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब अपचित भोज्य पदार्थ है, उसका शरीर में उपयोग ही नहीं है, तो उसको रखना सही नहीं है, क्योंकि उससे पॉइजन का निर्माण होगा, शरीर जो है डैमेज हो सकता है, कोशिकांग जो है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको बाहर निकालना जरूरी है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण कहलाती है। इस क्रिया में बड़ी आंत मुख्य भूमिका निभाती है। बहिष्करण में जो है बड़ी आंत मुख्य भूमिका निभाती है और अवशोषण और पाचन में छोटी आंत जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। तो बहिष्करण हम किसका करते हैं? अपचित भोज्य पदार्थ का, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, पेशाब हो गया इत्यादि। तो ये हो गया बहिष्करण। तो आज का टॉपिक जो था हमारा प्राणी संभोजी पोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद, ये कंप्लीट होता है। इतना ही टॉपिक है, छोटा सा है, पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। तभी आगे हम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो इन टर्म्स का यूज़ होगा, तो आप आसानी से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ACF की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों को भी जोड़िए आप। धन्यवाद।